बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहली बात, उसको कंपाउंड क्यों कहते हैं। कंपाउंड मुरक्कब दो चार चीज़ों को मिला के बनाना। इसमें क्या है, अब दो लेंसेज को मिला के ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप तैयार करते हैं। वरना सिंपल माइक्रोस्कोप क्या थी, एक सिंगल कन्वेक्स लेंस जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा, और दूसरे को कहते हैं, ये कौन सा लेंस है, आई पीस, जिसके पीछे देखने वाले की आँख होती है। ठीक है, जिसके थ्रू हम देख रहे होते हैं उसको आई पीस कहते हैं। आई पीस की फोकल लेंथ बड़ी होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ छोटी, जैसे कि ऊपर ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आई पीस की फोकल लेंथ है और लेफ़्ट साइड पे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है। ठीक है जी, दोनों के फोकस जो पॉइंट है उनके दरमियान थोड़ा सा गैप भी है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। टेलीस्कोप में ऐसा नहीं होता, दोनों लेंसेज का फोकस एक ही पॉइंट पे लाई करता है। खैर, इसमें बेटा ये होता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ऑब्जेक्टिव लेंस उसका एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है A1 B1 से, जिसको ज़ाहिर किया हुआ है। रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, यानी ऑब्जेक्टिव अपनी इस्तात के मुताबिक पहले मैग्नीफिकेशन करता है, फिर इस इमेज को, जो आई पीस लेंस है, इस इमेज को ऑब्जेक्ट मानते हुए उसको मज़ीद मैग्नीफाई करके फाइनल इमेज बनाता है H2 हाइट का, और मज़ीद मैग्नीफाई हो गया। इस तरह ये क्या होता है कि दो मरतबा मैग्नीफिकेशन के बाद हमारा इमेज ओवरऑल अच्छा खासा मैग्नीफाई हो चुका होता है। जैसे कि हम लास्ट में पढ़ेंगे कि जो रिज़ल्टेंट या ओवरऑल मैग्नीफिकेशन है वो दोनों लेंसेज की इंडिविजुअल मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट है, मैग्नीफाइंग पावर्स का प्रोडक्ट होगा। अगर एक लेंस की मैग्नीफाइंग पावर 5 है और दूसरे लेंस की मैग्नीफाइंग पावर 10 है, तो ओवरऑल मैग्नीफाइंग पावर 50 होगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जो कि डेफिनेटली एक सिंगल कन्वेक्स लेंस की मैग्नीफाइंग पावर से अच्छी खासी ज़्यादा होगी। तो होता भी यही कि जहाँ कि आपको थोड़ी बहुत मैग्नीफिकेशन रिक्वायर हो वहाँ सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर लेते हैं, और जहाँ ज़्यादा मैग्नीफिकेशन रिक्वायर हो वहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती है। थोड़ी बहुत मैग्नीफिकेशन, जैसे आपने हाथ की लकीरें देखना, वैसे तो हराम है, इस्लाम में मिसाल दे रहा हूँ, हाथ की लकीरें देखते हैं, वैसे नेकेड आई से भी नज़र आ रही होती है, तो थोड़ा सा मैग्नीफाई आपने करना है। ऐसे जो घड़ी साज होते हैं, वॉच मेंडर, घड़ी मरम्मत करने वाले, इन्होंने छोटे छोटे पुर्जे घड़ी के अगर बेहतर तरीके से देखते हैं, थोड़े से एनलार्ज करके, तो वो भी अपनी आँख के साथ एक कन्वेक्स लेंस को सपोर्ट दे देते हैं। इसके अगेंस्ट अगर आप जर्म्स वगैरह देखें, जरासीम, वो तो नेकेड आई से नज़र ही नहीं आते, तो उनको थोड़ी बहुत आपने मैग्नीफिकेशन नहीं, थोड़ा बहुत मैग्नीफाई नहीं करना, उनको अच्छा खासा मैग्नीफाई करना है। तो इसलिए वहाँ पे भी क्या यूज़ करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसे कि अगर आप देखें, बुक में भी लिखा है कि वेन एवर हाई मैग्नीफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड इट डिज़ायर्ड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड। तो आगे उसकी कंस्ट्रक्शन है कि क्या क्या जनाब इसमें लवाजमात हैं। अब चलते हैं इसकी मैग्नीफिकेशन की तरफ। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला डिराइव करने की बुक में यहाँ से आप इसको डेरिवेशन की हेडिंग दे लेंगे। मैग्नीफाइंग पावर डिराइव करने के लिए वहीं से स्टार्ट करेंगे जो आपने फार्मूला एक पढ़ा था। बुक में थीटा और थीटा ई वर्ड यूज़ किए हैं, हम भी चले ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। थीटा उन्होंने ऑब्जेक्टिव लेंस वाला एंगल कहा होगा, थीटा ई आई पीस के साथ। चलें जी, हम भी इसको यही नाम दे लेते हैं, वरना बीटा और अल्फ़ा चलते थे, हमने पहले भी उसको इसी से सॉल्व किया। तो खैर देखते हैं जनाब, मैग्नीफाइंग पावर जो आप पढ़ते थे बीटा ओवर अल्फ़ा, उसको अब आप कह लें थीटा ई ओवर थीटा खाली। थीटा ई जो एंगल आई पीस आँख बनाएगी ना, यहाँ से लेंस के थ्रू देखने से जब एंगल बन रहा होगा, इमेज को जब आप देख रहे हैं लेंस के थ्रू, तो उस एंगल को क्या बोलेंगे, थीटा ई। बीटा की जगह आ गया, बीटा की जगह, और अल्फ़ा की जगह थीटा है। अल्फ़ा वो एंगल था जो ऑब्जेक्ट बनाता था। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पड़ा हुआ है, ये है ए बी, इधर ये आपका ऑब्जेक्ट है। अनएडेड आई के साथ, अनएडेड आई यहाँ पे देखने वाले की आँख है। जब कोई भी लेंस इस्तेमाल नहीं किया हो
तो मैं फोकल लेंथ मिटा देता हूँ यहाँ से, ताकि डायग्राम ज़रा बेहतर बन जाए। एक मिनट ठहर जाए। हाँ, अच्छा जी। अल्फ़ा एंगल शो करने के लिए ज़रा ऐसे कर लेते हैं, वो बुक में नहीं बनाया हुआ इसलिए आपने भी सेपरेट ही यहाँ बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ये, ठीक है। और यहाँ से इधर तक जब आप किसी भी लेंस के बग़ैर जब देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तब जो एंगल बनेगा ये वाला, इसको आपने कह लेना है कि ये क्या है जी। जब आप आँख के ज़रिए ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे तो जो एंगल बनेगा उसको थीटा बोलना है आपने, सही है, उसको थीटा बोलना है। अच्छा, अब डेरिवेशन करते हैं। हमने लास्ट में पढ़ा था कि खाली बीटा और अल्फ़ा को या थीटा ई और थीटा को तो सॉल्व किया नहीं जा सकता, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको कहेंगे जी इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है टेंजेंट थीटा के। सो मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है वो पता क्या बन जाएगा, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला वो आएगा टेंजेंट थीटा ई डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा। इसका नाम रख लें इक्वेशन 1। अब हमने देखना है टेंजेंट थीटा ई क्या है। टेंजेंट थीटा जो होता है, टेंजेंट वो किन दो साइड्स की रेशो होती है जी, वो होती है परपेंडिकुलर और बेस की रेशो। अब थीटा ई वाली जो ट्राइंगल है वो कौन सी है, थीटा ई वाली ट्राइंगल को मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। उसको हम हाईलाइट कर देते हैं जनाब, किस कलर से हाईलाइट करें, ये वाला जो कलर है रेड कलर से कर देते हैं। ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में देखें कि परपेंडिकुलर कौन है, H2, और बेस कौन है, बेस। सोचें ज़रा, बेस कहाँ पे इमेज बनाते हैं आप, इमेज कहाँ बनाया जाता है, बेस्ट प्लेस जो होती है ना इमेज बनाने की वो D है। D मतलब 25 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर इससे दूर बनाएंगे तो इमेज छोटा बनेगा, अगर करीब बनाएंगे तो ब्लड बनेगा। तो बेहतरीन जगह इमेज बनाने की क्या होती है, नियर पॉइंट पे। तो यही चीज़ देखते हुए मैं परपेंडिकुलर को लिखने लगा हूँ H2 और जो बेस है उसको D लिखने लगा हूँ, सही। इसके बाद टेंजेंट थीटा जो मैंने ऊपर ब्लैक कलर की डायग्राम बनाई उसमें देखें, उसमें परपेंडिकुलर कौन है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने H कहा हुआ था, तो इसमें भी यही करें, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और जनाब इसको करें H डिवाइडेड बाय। अब बेस कौन है, आप जब नेकेड आई से खाली ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, लेंस की मदद मौजूद नहीं, तो मुझे बताएंगे कि किस जगह पे रख के देखना चाहिए जहाँ पे आपको सही नज़र आए। खाली आँख से आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, बेस्ट प्लेस क्या है, अगेन D, नियर पॉइंट। क्योंकि अगर आपने नियर पॉइंट से करीब रखा तो ब्लड, और नियर पॉइंट से दूर गए तो इमेज छोटा। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी इस्तेमाल करें तो इमेज बनाने की जो बेस्ट प्लेस है वो नियर पॉइंट होती है। जी ये दोनों वैल्यूज़ आप पुट कर दें इक्वेशन 1 में, पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 आपकी जनाब मैग्नीफाइंग पावर वाली वो बन जाएगी m इज़ इक्वल टू H2/D डिवाइडेड बाय H/D। D से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है m वो क्या आ जाएगा, H2/H। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, ज़रा आगे चलते हैं और डेरिवेशन हम यहीं पे कर लेंगे जनाब, इधर इस बॉक्स में हम बाकी की डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आया है m, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m जो है उसको लिख लें जनाब H2/H मल्टीप्लाइड बाय H1 डिवाइडेड बाय H1। फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा शायद कोई मकसद हल हो जाए। वो मकसद क्या है अभी देख लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर जो H1 है उसको H2 की जगह कर लेते हैं,
नीचे एच ही रहेगा और H2 को ले जाते हैं इस साइड पे H1 की जगह। ठीक है जी, H2 ओवर H1। ले जी, अब इसमें गौर करें अगर आप, तो गौरतलब बात यह है, ये मैं ज़रा डायग्राम थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर दूँ। दो लेंसेज थे हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ना, दो लेंसेज थे एक था ऑब्जेक्टिव और एक था आईपीस। किसी भी लेंस की जो मैग्नीफिकेशन होती है ना, मैग्नीफिकेशन, वो पता क्या होती है? मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको पता है जो पहला लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस को पहला लेंस कह लें, उसने जो इमेज बनाया उसकी हाइट क्या थी? H1, और उसको जो ऑब्जेक्ट मिला उसकी हाइट क्या थी? H। तो ये तो H1 ओवर H जो है ये तो पहले लेंस की मैग्नीफिकेशन है, ये वाली। इस तरह दूसरे लेंस की अगर मैग्नीफिकेशन देखें जो आईपीस है, तो उसके भी, उसको जो इमेज उसने जो बनाया उसकी हाइट थी H2, और उसको जो ऑब्जेक्ट मिला, आईपीस को ऑब्जेक्ट ये वाला मिला, उसकी हाइट है H1। तो ये जो H2 ओवर H1 है ये वाला, ये तो दूसरे लेंस की मैग्नीफिकेशन है। इसका मतलब ये जो हमारे पास H1 ओवर H है ये ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन, और H2 ओवर H जो है ये हमारे पास आईपीस की मैग्नीफिकेशन है। तो फिर हम इसको पता कैसे लिख सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन इज़ इक्वल टू H1 ओवर H जो थी ये पहले लेंस की मैग्नीफिकेशन जो आईपीस था उसको, सॉरी M1 कह लें, पहले लेंस की मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई बाय जो H2 ओवर H1 है ये दूसरे लेंस की मैग्नीफिकेशन। तो पता क्या चला कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन है ओवरऑल, वो दोनों लेंसेज की इंडिविजुअल मैग्नीफाइंग पावर्स का प्रोडक्ट है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर एक मैग्नीफिकेशन 5 है और दूसरे लेंस की मैग्नीफिकेशन 10 है तो रिजल्टेंट मैग्नीफिकेशन 50 आएगी, ओवरऑल मैग्नीफिकेशन। और आखिरी जो फार्मूला है जनाब इसमें वो मैग्नीफिकेशन का ये है कि हम इसको लिख लेंगे Q ओवर P और 1 प्लस D ओवर FE। जो दूसरा लेंस है उसकी मैग्नीफिकेशन को हमने ये लिख दिया और इसको हम हाईलाइट भी कर लेंगे। क्यों लिखा हमने दोनों लेंसेज की मैग्नीफिकेशन को, हमने क्यों ऐसा नहीं लिख दिया? मैं ज़रा 1 मिनट आपको बताता हूँ। ये हमारा मैग्नीफिकेशन का फाइनल फार्मूला है। अब सवाल ये उठता है कि हमने दोनों लेंसेज की मैग्नीफिकेशन को क्यों नहीं सेम लिखा? मसलन मैग्नीफिकेशन थी ना आपके पास, मैग्नीफिकेशन जो थी जनाब M1 और M2, तो दोनों को ही आप Q ओवर P और Q ओवर P क्यों नहीं लिखते ताकि ये Q स्क्वायर और P स्क्वायर बन जाए? एक तो इसका जवाब ये है कि जनाब दोनों का इमेज और ऑब्जेक्ट सेम नहीं था। P होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और Q होता है इमेज का डिस्टेंस। दोनों का इमेज अलग ऑब्जेक्ट अलग, तो आप सेम काम नहीं कर सकते। तो दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों को ही हमने फिर 1 प्लस D ओवर F और 1 प्लस D ओवर F क्यों नहीं लिखा? इसका भी जवाब ये है कि दोनों की फोकल लेंथ भी सेम नहीं है, D भी सेम, 1 भी सेम, फोकल लेंथ दोनों की सेम नहीं है, तो आप दोनों को ऐसे करके स्क्वायर नहीं लिख सकते। अच्छा लिख ही दे, इसके साथ अगर हम लगा देते जनाब, चलें फोकल लेंथ सेम नहीं है तो हम ये काम कर लेते कि इसके साथ लिख लेते आईपीस की फोकल लेंथ, इसके साथ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, तो ये भी तो कर सकते थे। नहीं, ये वाला जो फार्मूला ना 1 प्लस D ओवर F, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फार्मूला था। मैग्नीफिकेशन 1 प्लस D ओवर F ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फार्मूला था। और सिंपल माइक्रोस्कोप हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है। कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज। इसका मतलब ये फार्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब वर्चुअल इमेज बन रहा हो। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ऊपर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इनमें से कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव या आईपीस, कौन सा लेंस वर्चुअल इमेज बना रहा है? तो उसका जवाब क्या है? आईपीस। तो इसलिए आईपीस के लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो रियल इमेज बना रहा है, उसके लिए हम ये फार्मूला 1 प्लस D ओवर F वाला यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए Q ओवर P फार्मूला ही इस्तेमाल किया जाएगा। समझ आइए कुछ बात की? बुक में देखें जैसे ये फार्मूला ने ये लिखा हुआ है। ये आखिर में बताया गया है जी कि जो ब्लू कलर है वो यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है उसका ज़रा देखें, फ़ायदा क्या है। कहते हैं द लिमिट टू विच अ माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू रिजॉल्व डिटेल्स डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एक और भी नाम लेना चाहिए था। रिजॉल्विंग पावर का सामने फार्मूला आप लिखें D ओवर
1.22 लैम्डा। ये जो डी है, डी ये है विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, डी विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो उसने कहा जी रिजॉल्विंग पावर विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस पे डिपेंड करती है और वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है, लाइट की वेवलेंथ। वो आगे शायद मेंशन करेगा। कहते हैं वाइडर ऑब्जेक्टिव, यानी विड्थ अगर ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा विड्थ वाला लेंथ यूज़ कर रहे हैं तो रिजॉल्विंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा। एंड यूज़ ऑफ ब्लू लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ छोटी है तो भी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा, यानी दोनों फैक्टर जो हैं उससे रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी। किससे, ज़्यादा डायमीटर होने से, विड्थ होने से, और कम वेवलेंथ होने से। तो ब्लू लाइट शॉर्टर वेवलेंथ की है। ब्लू लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ प्रोड्यूसेस लेस डिफ्रैक्शन एंड अलोज मोर डिटेल्स टू बी सीन। मोर डिटेल्स टू बी सीन का मतलब ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर। तो इसलिए एक तो वाइडर ऑब्जेक्टिव यूज़ किया जाए, दूसरा ब्लू लाइट का इस्तेमाल किया जाए तो रिजॉल्विंग पावर अच्छी होगी, इमेज क्लियर नज़र आएगा आपको। ठीक है जी, ये था आज का आर्टिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।